अब की बार 400 पार। तो इसका मतलब हम यहाँ पर जिन तरबूजों को लगाने जा रहे हैं ये है रंग बिरंगे तरबूज। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये पीले कलर में है, अंदर की तरफ ये लाल होता है। ये दोनों ही वैरायटियाँ आती हैं सागर सीड की तरफ से, और ये जो पीली वाली वैरायटी है ये है गोल्डन किंग, और हमारी जो दूसरी वैरायटी है ये है सागर किंग प्लस। और ये जो वैरायटी होती है यह लंबाकार होती है जिसे आइस बॉक्स साइज बोला जाता है। वैसे आप लोग तरबूज की खेती की हमारी काफ़ी सारी वीडियो देखे होंगे और बम्पर प्रोडक्शन लेते हुए भी हम दिखाए हैं आप लोगों को। तो पिछले हम जो प्रोडक्शन लिए हुए हैं वो है 300 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से, लेकिन अब की बार जो हम प्रोडक्शन लेने जा रहे हैं हमारी कोशिश है ये 1 एकड़ में 400 क्विंटल पार होना चाहिए। आज हम जिस तरीके से तरबूज की खेती करने जा रहे हैं, ना तो इसमें हम बनाने वाले हैं बेड, ना ही इसकी करेंगे हम मल्चिंग। जिस तरीके से हम खेती करने जा रहे हैं तरबूज की ये एकदम है नई, और अगर आप लोग इस तरीके से तरबूज की खेती करते हैं तो एकदम सक्सेस आप लोग रहेंगे, और जो आपकी लागत आएगी ये बहुत ही कम आएगी। पहले जब हम तरबूज की खेती सामान्य तरीके से किया करते थे तो 1 एकड़ में हमारी जो लागत आती थी ये आती थी 25,000 रुपये। पर अब की बार हमारी जो कोशिश है ये कोशिश ऐसी है कि अब की बार जो हमारी लागत आए ये आए सिर्फ 15,000 रुपये। जब आप लोग तरबूज की खेती करने जाते हैं तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि मौसम किस तरीके का होना चाहिए। तो आप लोगों को हम बता दें कि अगर तरबूज की खेती करने आप लोग जा रहे हैं तो इसके लिए चाहिए होता है गर्म मौसम, और जो गर्म मौसम होता है भारत में शुरू हो जाता है फरवरी के प्रथम सप्ताह में, और ये जो फरवरी का पहला सप्ताह होता है इसमें आप लोग सीधी बिजाई करना शुरू कर देते हैं। वैसे तो जो इसके लिए टेम्परेचर होता है बेस्ट ये होता है 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस। और वहीं पर अगर हम बात करें आज के समय में जो अगेती तरबूज की खेती की जाती है, इसमें जो किसान भाई खेती करते हैं इसमें जो खेती होती है वो होती है अगेती। नवंबर से लेकर के जनवरी तक बुआई की जाती है, लेकिन जो नवंबर से लेकर के जनवरी तक बुआई की जाती है उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास लो टनल लगाने की सुविधा होनी चाहिए। नए जो किसान होते हैं वो ये सोच रहे होंगे कि इसके लिए मिट्टी किस तरीके की होनी चाहिए। तो आप लोगों को बताते चले कि जो तरबूज की खेती होती है यह नदियों से लेकर के आपके खेतों तक में होती है। मतलब अगर आपकी मिट्टी में उपजाऊपन नहीं है तब भी आप लोग बड़े ही आराम से तरबूज की खेती कर सकते हैं। और जो नदियों में होता है ये बालू में किया जाता है, और जो खेतों में किया जाता है ये आपका जो बलुई मिट्टी होती है, बलुई दोमट मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी मिट्टी कैसी है, बस फ़र्क ये पड़ता है कि आप लोग उसकी देखभाल किस तरीके से कर रहे हैं। अब आप लोगों का अगला सवाल होगा कि हम जो खेत की तैयारी है ये किस तरीके से कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा खेत है इसमें पहले लगा हुआ था केला, केले की हो गई थी जुताई। एक सामान्य खेत की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को कल्टीवेटर या हैरो की सहायता से एक बार गहरी जुताई अपने खेत की कर देनी चाहिए, और उसके बाद जो रूटावेटर होता है इसकी सहायता से आप लोग आखिरी जुताई करके खेत की तैयारी पूरी तरीके से कर सकते हैं। पर ध्यान रखें अगर आप लोगों के पास ड्रिप की सुविधा नहीं है तो ऐसे में आपके जो खेत होते हैं बेड मेथड से या नाली विधि से समतल होना बहुत ज़रूरी है। अगर समतल नहीं है तो आप लेजर लेवलर की सहायता से उसे समतल भी कर सकते हैं। अब आपके खेत की तैयारी हो गई, लेकिन आपका पहला सवाल ये होगा कि अब जो खेत की तैयारी के समय खाद डाली जाती है वो कौन सी खाद होती है। तो देखिए इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा तामझाम फैलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग ज़्यादा तामझाम में नहीं पड़ना चाहते हैं तो सीधा उठाइए NPK 12-32-16 इसको लेना है आप लोगों को 1.5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। और जैसे अगर आप लोग बेड बना रहे हैं तो बेड पे डाल दीजिए, अगर आप लोग नाली बना रहे हैं तो नालियों में डाल दीजिए। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ड्रिप की पाइप डाले हुए हैं, इस तरफ खेत की जुताई हुई थी, यहाँ पर हम खाद डाल करके उसको फिर पावर टिलर की सहायता से मिट्टी में मिला दिए और पाटा लगा दिए, फिर यहाँ पर ये पाइप डाल दिए हैं। तो अब हम यहाँ पर सीधी बिजाई करने जा रहे हैं। अब आपका खेत जो है ये तैयार भी हो चुका है और आप लोग खाद भी डाल चुके हैं, पर अब बात आती है कि आप लोग बीज का चयन किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए जो तरबूज की वैरायटियां होती हैं ये बहुत अलग अलग प्रकार की होती हैं। कई
वैरायटी ऐसी होती है जो सिर्फ लोकल मार्केट के लिए होती हैं, लेकिन हमारे हाथ में ये जो वैरायटी आप लोग देख रहे हैं ये है सागर किंग प्लस। और ये जो वैरायटी होती है आइस बॉक्स साइज की होती है, मतलब अंडाकार लंबा होता है ये। और इसकी जो बाहरी परत होती है 1 इंच जितनी मोटी होती है। मोटी होने की वजह से इसे हम चाहे लोकल मार्केट में बेचें या फिर अगर हम लोगों को किसी देश में एक्सपोर्ट करना हुआ तो हम लोग बड़े ही आसानी से इस वैरायटी को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो वैरायटी होती है यह काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ होती है और अगर आप लोग चाहें तो इन वैरायटियों को लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो नंबर दिया गया है इस पर कॉल करके आप लोग इसकी खरीदारी भी कर सकते हैं। आप लोग बीज का चयन कर लिए हैं और आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि तरबूज की जो बुआई है ये की जा रही है। पर यहाँ पर आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि जो लाइन से लाइन की दूरी है हमें कितनी रखनी चाहिए और जो बीज से बीज की दूरी है ये आपको कितनी रखनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी ड्रिप है यह 6 फीट की दूरी पे है। एक ड्रिप से दूसरी ड्रिप की जो दूरी है यह 6 फीट की है। और यहाँ पर हम मार्किंग कर दिए हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ड्रिप हम हल्का सा 2 मिनट के लिए चला दिए थे जिसकी वजह से यहाँ पर मार्किंग हो गई है और यह 1.25 फीट के दूरी पे मार्क हुआ है। और ये जो दोनों बूंद यहाँ पर टपकी हुई हैं इसके बीच में हम लगा रहे हैं सीड। इसके बीच में सीड लगाने का वजह ये है कि जो पानी होता है जहाँ पर ड्रिप डायरेक्ट टपकती है वहाँ पर लगाने पे पौधा उतनी तेज़ी से चलता नहीं है। तो बीच में लगाया जाता है तो वहाँ पर पानी का जो दबाव होता है यह काफ़ी कम होता है और पौधा तेज़ी से विकास करता है। तो यहाँ पर जो बीज से बीज की दूरी रखी जा रही है यह लगभग 1.25 फीट रखी जा रही है। हमारे जो नए किसान भाई होंगे बुआई के बाद वो सोचते होंगे कि हम बुआई कर दिए, जो बीज का अंकुरण है कितने दिन में बाहर हमें देखने को मिल जाता है। तो आप लोगों को बताते चले कि अगर अच्छा मौसम है, जैसे अभी जब हम बुआई कर रहे हैं तो यह जो है 25 फरवरी 2024। तो ऐसे में जो तापमान है ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया है। ऐसे में जो हमारी बीज होती है यह 6 दिन से लेकर के 8 दिन के बीच में पूरी तरीके से अंकुरित हो जाती है। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग नवंबर, दिसंबर या जनवरी में बुआई करने जाते हैं तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो आपकी बीज होती है यह 20 से 25 दिन में जाकर के जर्मिनेट होती है। और वहीं पर एक समस्या और आती है, इतने दिनों तक खेतों में पड़े रहने के कारण कई बार चूहे या कुछ चिड़िया उस बीज को चुग करके खा जाते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को अगर बहुत अगेती कर रहे हैं तो सावधानी भी बरतनी चाहिए। आप लोगों को एक चीज़ हम शुरू में बताए थे कि यहाँ पर ना तो हम बेड बना रहे हैं ना तो मल्चिंग कर रहे हैं। तो आप लोग एक चीज़ सोच रहे होंगे भाई इसकी सिंचाई कैसी होगी। तो सिंचाई के लिए तो आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पर हम ड्रिप लगा रखे हैं। और अगर हम ड्रिप लगा रखे हैं तो ऐसे में हमें बेड बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ड्रिप से पानी गिरता है ये थोड़ा थोड़ा गिरता रहता है जिससे जो हमारी मिट्टी होती है ये जाम नहीं होती है। अब बात आ जाती है मल्चिंग की कि मल्चिंग हम क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो बेड है ये तो समाप्त हो गया, लेकिन जो मल्चिंग की बात आती है तो मल्चिंग के लिए हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं पेंडामेथिलीन 30% EC 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। तो जब हमारी बुआई हो जाएगी तो बुआई करने के पश्चात हम यहाँ पर जो पेंडामेथिलीन है पूरे खेत में स्प्रे कर देंगे। इससे होगा ये कि जो हमारी घास है लगभग 1.5 से 2 महीने उगेगी नहीं, और जब तक घास उगेगी तब तक जो हमारे तरबूज का पौधा है पूरे खेत में फैल जाएगा और उसका प्रोडक्शन शुरू हो चुका रहेगा। तब थोड़ी बहुत अगर घास आ जाती है तो ऐसे में उसका कोई मतलब नहीं बनता है और हमारी जो फसल है यह बगैर मल्चिंग के आराम से हो जाएगी और हमारा जो मल्चिंग का खर्चा होता है ये भी बच जाएगा। आप लोगों को एक चीज़ बताते चले कि हमने बोला है अब की बार 400 पार, तो इसका मतलब ये है कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो तरबूज का प्रोडक्शन है हम 1 एकड़ में 400 क्विंटल लें। तो कई किसान भाइयों को ऐसा लग सकता है कि जो हमारी लाइन से लाइन की दूरी है यह काफ़ी कम है, लेकिन यह कम नहीं है और ना ही बीज से बीज की दूरी कम है या ज़्यादा है। एकदम ये मैटर पूरी तरीके से है परफेक्ट। बस इस दूरी के लिए हमको करना ये है कि जो हमारे पौधे हैं तरबूज के जब तैयार होंगे तो उनको नाइट्रोजन बहुत ही कम मात्रा में हम देंगे, जिसकी वजह से उनकी जो बढ़वार होगी ये ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन जहाँ पर हम नाइट्रोजन आवश्यकता अनुसार ही देंगे वहीं पर जो हमारा फास्फोरस है और पोटास और अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट होंगे उनको हम देने वाले हैं थोड़ा सा बढ़ा करके, जिसकी वजह से जो हमारे फल हैं और फूल हैं इनमें बनने में बढ़ने में कोई भी समस्या ना आए। तो
तो आप लोगों को क्या लगता है कि अब की बार 2024 में जो हम तरबूज की खेती करने जा रहे हैं, इसमें हमें 400 क्विंटल प्रति एकड़ का प्रोडक्शन हासिल होगा या नहीं? पर ये जानने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी हर वीडियो देखते रहिए, जिससे आप लोगों को पता चल सके कि जो हम चीज़ें निर्धारित किए हैं क्या उतना हमें प्रोडक्शन मिला या नहीं मिला। और अगर आप लोग तरबूज की खेती कर रहे हैं तो क्या अपडेट, क्या परिवर्तन आप लोग कर सकते हैं, यह सारी जानकारियां हम इस तरबूज की सीरीज में आप लोगों को देने वाले हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए। और ये जो टेक्निक से हम खेती करने जा रहे हैं, इस पर आप लोगों का क्या विचार है? आपके जो भी सुझाव रहेंगे वो पूरी तरीके से आमंत्रित हैं और हम उन पे भी गौर करेंगे कि देखेंगे कि और भी हम क्या बदलाव कर सकते हैं। बाकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस तरबूज के खेत को पूरी तरीके से सफल बना करके और 400 क्विंटल के आंकड़े को प्राप्त करें।